हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यानी कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या होता है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, यानी इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है नहीं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या था, जो परिकल्पनाओं पर आधारित था। केवल किन पर आधारित था? परिकल्पनाओं पर आधारित था, जो हाइगेंस ने बताया था, ठीक है नहीं। और हाइगेंस का आज जो हम जो वहां पर पढ़ने वाले हैं, जो सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था। देखिए, हाइगेंस ने दो सिद्धांत दिए थे, एक तरंगाग्र का सिद्धांत दिया था और एक दिया था द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है नहीं। बहुत ही शानदार तरीका से, ज्यादा पॉइंट नहीं है, आपको दिखाई दे रहे हैं 5 पॉइंट ही आपको कवर करने हैं और डायग्राम से आपको समझना है। बस आपका क्या हो जाएगा, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ सके, ठीक है। इसमें बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने करवा दी हैं और महत्वपूर्ण नियम भी मैंने करवा दिए हैं, जाकर के उनको देख लीजिए। बस उतने ही नियम, उतने ही परिभाषा आपको तैयार करनी है और उससे ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक बार जाकर के देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक और परिभाषाएं कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहाँ पर हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत है क्या, ठीक है नहीं। देखिए, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे। उससे पहले एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन ने भी अपना एक नियम यानी सिद्धांत दिया था जिसको हमने कड़का सिद्धांत के नाम से जाना। यानी कि देखिए, इन जो दोनों वैज्ञानिकों ने, हाइगेंस ने और न्यूटन ने, ये किसके बारे में बताया? प्रकाश के बारे में बताया। इन्होंने प्रकाश के नेचर के बारे में बताया, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है, ठीक है नहीं। न्यूटन ने अपने कण के आधार पर बताया, न्यूटन ने अपने कण के आधार पर बताया और हाइगेंस ने अपने तरंग के सिद्धांत पर बताया, यानी तरंग के आधार पर बताया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रकाश जो है वो, उसकी जो प्रकृति है वो द्वैध है, यानी द्वैध प्रकृति का प्रकाश होता है। यानी कि उसका नेचर है वो कैसा है? द्वैत प्रकृति का है। यानी कि प्रकाश दोनों तरीका से गति करता है, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी चलता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने बताई। तो न्यूटन ने जो बताया था वो अपने कण के आधार पर बताया था, परंतु हाइगेंस ने 1678 में अपना एक नियम दिया था। किसके सिद्धांत पर? तरंग के सिद्धांत पर। कहा कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है। ये मैंने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। जो भी परिकल्पनाएं थी हाइगेंस की मैंने बता दी है, क्या क्या असफलताएं थी वो भी बता दिया है, सफलताएं क्या थी वो भी बता दिया है। जाकर के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हाइगेंस जो एक वैज्ञानिक थे, हाइगेंस ने 1678 में अपना ये नियम दिया था, यही परिकल्पनाओं का। और देखिए, ये वहीं से लिया गया है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने अपनी जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी दो तरीका से दी थी, एक तरंग के आधार, तरंगाग्र के आधार पर, और एक दी थी आपकी द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर, ठीक है नहीं। तो आज हम यहाँ पर जो लेक्चर रहे हैं वो लेक्चर रहे हैं हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, यानी कि द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है हाइगेंस का, वो भी इन्होंने 1678 में ही दिया था, ठीक है। तो देखिए, हाइगेंस ने बता दिया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है। क्या चलता है? तरंग के रूप में चलता है। तो पहली बात तो उसी प्रकार से लिखी है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। क्या चलता है? तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। तरंग तो आप जानते हो क्या होती है। तरंग यानी कि जो सुरंग और गर्त के रूप में गमन करती हैं। सुरंग यानी कि उठा हुआ भाग, गर्त यानी कि गड्ढा यानी कि दबा हुआ भाग। देखिए, इस प्रकार से थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ऐसे करके तरंग होती हैं,
तरंगों को चलाने के लिए इस प्रकार से होती है तरंग। तो आप देखेंगे जो उठा हुआ भाग होता है इसे सरंग बोला जाता है, और ये वाला भाग को गर्त बोला जाता है, ठीक है नहीं। इसे क्या बोलते हैं, सरंग, ठीक है नहीं। इसे सरंग बोला जाता है और इसे गर्त बोला जाता है, यानी गड़ा है इसलिए इसको गर्त बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तरंगें आगे बढ़ती हैं। तो इन्हीं के बारे में इन्होंने बताया था कि जो तरंगें होती हैं वो तरंगे, जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, ठीक है, सरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। ये तरंग संचरण की दिशा होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो पहला तो इन्होंने यही बताया था कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, यानी कि प्रकाश तरंग जो होती है, प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है। इसकी जो इन्होंने चाल बताई थी वो कितनी बताई थी, मैंने पहले पढ़ा दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। तरंगों की चाल जो बताई थी वो कितनी बताई थी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए मैं पहले भी कह रखा हूं कि यानी कि हाइगेंस ने प्रकाश की चाल के बारे में कुछ नहीं बताया था, जो फिजो और फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया बस वही इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पर ऐड कर दिया था, ठीक है नहीं। फिजो और फोको नामक वैज्ञानिक ने जो बताया था वही इन्होंने यहाँ पर सेम टू सेम ले लिया था। इन्होंने प्रकाश के चाल के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ये उन्होंने बताया। दूसरा बताया प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो तरंगाग्रों के रूप में संचरित होती हैं, तरंगाग्र के रूप में। ये जो तरंगें होती हैं वो तरंगाग्र के रूप में संचरित होती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ के जो कण होंगे, जितने भी कड़े होंगे, तरंगें होंगी, एक तरंग तो होगी नहीं, बहुत सारी तरंगें जाती हैं, ठीक है नहीं। तो सभी तरंगों के अगर ये वाले जो कंपन होंगे वो एक पृष्ठ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पृष्ठ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो यहाँ के कर देखिए, तरंग क्या होता है, तरंग का मतलब होता है किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षेप यानी कंपन, ठीक है नहीं। तो वहां कण होंगे, वो कण कंपन करेंगे। अब देखिए हर कण जो होता है, कोई कण ऐसे कंपन कर रहा होगा, कोई कण ऐसे कंपन कर रहा होगा, ठीक है नहीं। तो अलग अलग तरीका से कंपन कर रहे होंगे कण, ठीक है नहीं। तो जो कण ऐसे कंपन कर रहे हैं उनको अगर हम लिए जाएं, मान लो एक ही तो कण होगा नहीं, और भी कण होंगे ऐसे गति कर रहे होंगे, यानी कंपन कर रहे होंगे, ठीक है नहीं। तो ऐसे के जो कंपन कर रहे हैं उनको हम लेकर के एक पृष्ठ बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं तरंगाग्र। क्या कहते हैं, तरंगाग्र, जिसमें कणों का जो कंपन होता है, सदिश कंपन होता है, वो एक ही कला में होता है, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तरंगाग्र है। क्या है, एक तरंगाग्र। तो ऐसे कण को जो समान कला में हो और समान कला में कंपन कर रहे हो, तो ऐसे कणों को लेकर के जो बनाया गया पृष्ठ होता है उसे कहते हैं तरंगाग्र। क्या क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। अब देखिए एक तरंगाग्र यहाँ है, ऐसा तो नहीं कि ये तरंगाग्र यही होगा, जब ये यहाँ है तो एक और आगे होगा इसके, ठीक है नहीं, ऐसे ही करके और भी आगे होगा। तो इस प्रकार से तरंगाग्र जो होता है आगे बढ़ता है ऐसे करके, ठीक है नहीं, आपकी तरफ ऐसे करके बढ़ता है, ठीक है। यानी कि समझिए यहाँ पर एक तरंगाग्र है, इसके बाद आगे और आएगा ये तरंगाग्र, एक और होगा तरंगाग्र, जाके मान लीजिए यहाँ पर, और इसके यहाँ पर होगा, इसके यहाँ पर, मतलब प्रत्येक बिंदु पर अगर देखें तरंगे तो तरंगाग्र आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखिए तो यहाँ के कण ऐसे कंपन कर रहे होंगे, इतना ही ऊंचाई तक जाते होंगे, फिर वापस आ जाते होंगे ऐसे करके, ठीक है नहीं। तो ऐसे अब यहाँ के देखेंगे तो यहाँ का आयाम ज्यादा है, तो यहाँ के जो तरंग के कण हैं वो यहाँ तक ऊंचाई तक जाते होंगे, आयाम मतलब उसका आयाम जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ के कणों का आयाम इतना ही होगा, इतने ही नीचे उतने ही ऊपर जाएंगे, तो यहाँ का जो बनेगा तरंगाग्र वो अलग होगा। तो ऐसे करके तरंगाग्र आपके अलग अलग होंगे। तो जो तरंगें होती हैं वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं, क्या बढ़ती हैं, तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। जैसे मान लीजिए एक तरंगाग्र ये है तो इस प्रकार से, और एक तरंगाग्र ये है तो ये भी आप इस प्रकार से गति करते हैं, ऐसे करके, ठीक है नहीं। तो तरंगाग्र जो होता है आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो किस रूप में आगे बढ़ती हैं, तरंगाग्र के रूप में। तरंगाग्र के बारे में मैंने पढ़ा दिया है कि अगर देखिए तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। मैंने बताया था गोली तरंगाग्र जो बिंदु स्रोत से उत्पन्न होता है, और आपका बेलनाकार तरंगाग्र जो रेखीय स्रोत से उत्पन्न होता है, और समतल तरंगाग्र इन दोनों से उत्पन्न होता है जब वो ज्यादा दूरी तय कर लेता है तब, ठीक है नहीं। तो वो मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो पढ़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। तरंगाग्र थंबनेल से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो यानी कि प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो तरंगाग्रों के रूप में संचरित होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला, दूसरा पॉइंट पहला बताया था मैंने, पहला ये बताया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में संचरित होता है, ये हाइगेंस ने ही बताया था 1678 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया जो तरंग उत्पन्न होती हैं वही तरंगें तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं, तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो तरंगें जो होती है तरंगाग्र के रूप में संचरित होती हैं, तरंगाग्र के रूप में, ठीक है नी। आगे तीसरा बताया था कि तरंगाग्र के प्रत्येक कण यानी कंपन, प्रत्येक कंपन सदिश नई तरंगों को उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो तरंगाग्र होता है, अब देखिए यहाँ का जो तरंगाग्र है,
उन्होंने बताया था कि यहाँ का जो तरंगाग्र है वो नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। यानी कि अब देखिए तरंगाग्र थोड़ी करेगा, तरंगाग्र में जो सदिश कंपन कर रहे हैं कण और भी होंगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके एक कण यहाँ, एक कण यहाँ पर, एक कण ऐसे गोलाई में है, ठीक है नहीं, तो ये कंपन कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये क्या करेंगे, ये भी अपने आसपास के कणों को कंपन करवाएंगे, है ना, करवाएंगे नहीं करवाएंगे, करवाएंगे। तो इनके द्वारा भी अगला कण कंपन कर रहा होगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो यानी कि अगला कण जो कंपन करेगा, ये बताया जा रहा है कि अगला कण जो कंपन कर रहा है, जो सदिश कंपन कर रहा है, वो नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। तो यानी कि जो कण मान लीजिए यहां पर जो कण है, अभी पहले था, पहले तरंगाग्र में पहला मान लीजिए गोलीय तरंगाग्र है, उसका एक हमने कण ले लिया, वो कंपन कर रहा था। उस कंपन करते हुए कण ने क्या किया, और भी कणों को कंपन कर दिया। इसका मतलब उसने और भी तरंगों को उत्पन्न किया, इसका मतलब नई तरंगों को उत्पन्न कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि द्वितीय तरंगाओं को उत्पन्न कर रहा है वो, यानी कि जो कण है वो द्वितीय तरंगाओं को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो वही बताया था इन्होंने, तरंगाग्र के प्रत्येक कंपन सदिश नई तरंगों को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अभी समझ में आएगा जब मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा, ठीक है नहीं। पढ़ लीजिए, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, ये 5 पॉइंट है केवल, ठीक है। तरंगाग्र के प्रत्येक कंपन सदिश नई तरंगों को उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं? नई तरंगों को, जिनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्लियर। चौथा बताया था कि द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं। यानी जो पहले ये तरंग चल रही थी, मान लीजिए एक कण यहाँ कंपन कर रहा था, इसने जितना कंपन किया यहाँ पर, वैसा ही कंपन दूसरे कण में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जिस कंपन से ये वाला तरंगाग्र चल रहा था, उसी से चलेगा दूसरा वाला, ठीक है नहीं। इसका मतलब यह कि उसका चाल तो उतनी ही वहां पर रहेगी। यानी कहने का मतलब ये कि समान चाल से आगे बढ़ेगा। जो कंपन सदिश हैं वो समान चाल से आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे चल रहा है कोई आगे चल रहा है, नहीं, सभी के सभी कंपन समान चलेंगे। जैसे मतलब एक नीचे गया तो नीचे ही जाएगा, ऊपर गया तो ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ के जितने भी कण होंगे वो नीचे जाएंगे, उतने ही कण ऊपर आएंगे। कहने का मतलब यह कि समान चाल से आगे बढ़ेंगे। जितना कंपन अगले वाले में होता जा रहा है वह समान चाल से होगा। ऐसा नहीं है कोई ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो द्वितीय तरंगिकाएं मूल तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं। ये उन्होंने चौथे पॉइंट में बताया था। पांचवा पॉइंट बताया इन्होंने कि द्वितीय तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्श तल नई तरंग यानी कि नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। शायद ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, परंतु ये क्या कह रहा है समझिए। द्वितीय तरंगिकाओं पर जो द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न की दूसरे कण ने, वो, ठीक है नहीं, तरंगाग्र के प्रत्येक सदिश कंपन यानी कण ने जो नई तरंग उत्पन्न करी, उन तरंगों की बात कर रहे हैं हम। तो उन तरंगों पर खींचा गया स्पर्श तल नई तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, नया तरंगाग्र बनाता है। अब देखिए इतने जो पॉइंट्स हैं, बस यही था क्या, हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत। अब देखिए इसका डायग्राम समझते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, पूरा डायग्राम समझते हैं केवल। मैं यहां से इसको हटा दूं, इसे हटा देते हैं, ठीक है नहीं, ये सारा कुछ यहां से हटा दो। अब देखिए समझिए, ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश स्रोत है। अब कैसा स्रोत है ये, आप समझ लीजिए बल्ब है आपका, ठीक है नहीं। तो बल्ब है तो इसका मतलब ये एक बिंदुगत स्रोत हो गया, एक बिंदु का दिखाई देगा ना, तो बिंदुवत हो गया। और बिंदुवत स्रोत से बनता है गोलीय तरंगाग्र। क्या बनता है? गोलीय तरंगाग्र। क्योंकि यहां से तरंगे निकलेंगी इस प्रकार से, बहुत सारी निकलेंगी। मैंने तो यहाँ पर 3 दिखाई, बहुत सारी तरंगा निकलती, चारों तरफ निकलती हैं। तो ऐसे करके गोलाई में बनता है, ऐसे गोल बनेगा। वो कैसा बनेगा? गोल बनेगा। तो पहला तरंगाग्र उन्होंने बनाया, तो इसे बोल देते हैं मूल तरंगाग्र। क्या बोल देते हैं इसको? इस तरंगाग्र को बोलते हैं मूल तरंगाग्र। आपको लिखते हुए जाना है मूल तरंगाग्र, ठीक है। यानी कि पहला वाला है। तो मैं इसको कोई नाम दे देता हूं, चलिए मैं इसको ए नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? ए, ठीक है। A1 कहिए या A1 कह दीजिए, चल, ठीक है। तो देखिए ये बन गया पहला तरंगाग्र, ठीक। अब देखिए कह क्या रहा था कि यानी कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पहला पॉइंट तो ये बताया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। तो ये तरंगे हैं, यहां से निकल रही हैं, ठीक है नहीं। अब इन तरंगों के रूप में निकलता है, तो इन तरंगों में कुछ कंपन कण जो होंगे वो समान कला में कंपन कर रहे होंगे, उनको लेके मैंने एक पृष्ठ बना दिया। तो वो बना दिया मैंने, देखिए ये वाला पृष्ठ। ये कण जो है जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी समान कला में कंपन कर रहे हैं, और इनको लेकर के मैंने एक पृष्ठ खींच दिया। तो वो बन गया हमारा क्या? तरंगाग्र। तो ये बना है गोलीय तरंगाग्र। कैसा बना? गोलीय तरंगाग्र। तो मैंने यहाँ पे बोला है दूसरे पॉइंट में, प्रकाश तरंगें तरंगाग्रों के रूप में संचरित होती हैं, तो तरंगाग्र के रूप में आगे क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। तो ये पहला तरंगाग्र बना, जहां से बिंदु स्रोत रखा है, वहां से जो तरंगाग्र बना वो पहला तरंगाग्र हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब यही तरंगाग्र जो है
क्या करेगा, इस पे जो कण है, आप समझिए, ये वाला कण, ये वाला कण, ये वाला कण, ये नई तरंगों को उत्पन्न करेंगे, नई तरंगों को चारों तरफ, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि नई तरंगों को उत्पन्न करेंगे, कहने का मतलब नया कंपन उत्पन्न करेंगे, ठीक है नहीं। तो ये बढ़ेगा, तभी तो बढ़ता है आकार। तुमने देखा होगा जब किसी तालाब में आप पत्थर मारते हो तो एक छोटा सा बिंदु स्रोत इतने बड़े लहरें बना देता है, ठीक है नहीं, बनाता नहीं बनाता। आपको लगता है लहरें आगे बढ़ रही हैं, तो लहरें आगे नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, कण वहीं वहीं रहते हैं, एनर्जी टाइम ट्रांसफर करते हैं। आपको लगा पानी आगे जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ज्वार भाटा थोड़ी है तो आगे जाएगा, ठीक है नहीं। इसका मतलब यह है कि वो वहीं कहीं कंपन करते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि नाप बना करके लहरों पर रख दीजिए, जो तुमने पत्थर मारा है तो नाप आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं कोई रहेगी, ठीक है नहीं, ऊपर नीचे होगी। तो ऐसे यहाँ पर जो कण हैं, इस तरंगाग्र के जितने भी कण हैं, हमने लेके बनाया था तरंगाग्र, तो ये कण जो हैं क्या करेंगे, एक नई तरंग उत्पन्न करेंगे। तो मैं यहाँ केवल एक तरंग दिखाऊंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि डायग्राम खराब हो जाएगा, मैं केवल एक तरंग दिखाऊंगा, इसको आगे तरफ बढ़ेगी है नहीं। तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल होती है वो सी होती है, क्या होती है, प्रकाश की चाल को सी से दिखाते हैं, वो सेम स्पीड होती है, निर्वात में, ठीक है नहीं। तो देखिए यहां से जो अब मैं आपसे कहूं, ये तरंग यहां चली, ये यहां से ये कण जो है तरंगों को उत्पन्न करेगा, तो इसने कितनी दूरी तय की, तो मान लेते हैं टी समय में इसने सी टी दूरी तय की, यानी चाल बराबर दूरी बट्टी समय। अगर मैं दूरी पूछूंगा तो चाल इंटू समय, तो चाल तो आपको पता है, प्रकाश की चाल क्या होती है, सी। प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, और सी में अगर मैं गुणा कर दूं टी से तो क्या हो जाता है, दूरी हो जाती है। तो इसी प्रकार से वो क्या निकल आई, तुम्हारी दूरी निकल आई, यानी रेंज निकल आई, आर निकल आई, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आर निकल के आएगी, नहीं आएगी, आर निकल के आएगी। अब देखिए यहां से क्या होगा कि यही जो मान लेते हैं कि यहां से T1 समय में, यहां से मान लीजिए तरंग ने CT1 दूरी तय की, CT1, ऐसे इस वाले ने मान लीजिए CT1 दूरी तय की, ऐसे इस कण ने मान लीजिए CT1, ऐसे मान लीजिए इसने दूरी तय की यहां से CT1, ऐसे इस वाले कण ने यहां से क्या किया, CT1 दूरी तय की, ऐसे यहां से CT1। मतलब यह आप खुद देखिए कि CT1 दूरी लेकर के हमने यहां पर एक चाप लगा दी, क्या लगा दी है भाई, ऐसे करके चाप लगा दी। आप सही से लगाएंगे तो ऐसे करके बनेगा चाप, ठीक है। जब हमने यहां चाप लगाए, थोड़ी दूरी लेकर चाप लगा दिया, तो ये भाई तरंग उत्पन्न कर रहा है, नई तरंग, और इनको कहते हैं द्वितीयक तरंगे, क्या कहते हैं इनको, द्वितीयक तरंगे कहाँ है, ठीक है। अब तरंगे जब उत्पन्न हो रही हैं, अब इन्हीं को लेकर के मैंने एक स्पर्श खींच दिया इनके ऊपर, स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि द्वितीयक तरंगाओं पर खींचा गया स्पर्श, द्वितीय तरंगाएं यही हैं निकल रही हैं, इन पर खींचा गया स्पर्श नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। अब ये नए तरंगाग्र बनाएगा, क्या बनाएगा, ये नए तरंगाग्र को बनाएगा। तो आप इस पर स्पर्श खींच दीजिए, ऐसे मैं इस पर थोड़ा दौड़ करके खींच देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से खींच देंगे, ऐसे करके मैंने यहां पर खींच दिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इसको मिला दीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहां पर खींचा है। अब ये जो तरंगाग्र बन गया, ये बन गया द्वितीयक तरंगाग्र। कौन सा बना, द्वितीयक, ठीक है। नीचे दिखाई देगा क्या, शायद नीचे दिखाई देगा, चलिए तो मैं इसको A2 नाम देता हूं। ये दूसरा है, ये तो मूल तरंगाग्र पहला वाला है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, मान लीजिए ये भी आपका यहां पर कण, इसके भी तो कण होंगे जो कण लिए हैं, जो इसके तरंगाग्र जितने भी कण आ रहे होंगे समान कलाम होंगे, वो कण जो है नई तरंगाओं को उत्पन्न करेंगे, ऐसे करके। केवल समझिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। फिर से मान लीजिए कि आपके कण ने, अब मान लीजिए उसे टाइम लगा, मान लीजिए जितने समय में इतनी दूरी तय की, इसने मान लो इतनी ही दूरी, मतलब सेम टाइम में सेम दूरी तय कर ले, ठीक है। तो यहां से जो चलेगा, तो मान लीजिए यहां से जो प्रकाश तरंग चली यहां से, तो मान लीजिए सी सेम टाइम की मान लेते हैं हम, तो यहां से इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर, ऐसे करके इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपने लिया, और यहां पर क्या हुआ कि यहां पर आपने देखा कि इस पर हमने क्या मार दिया, एक चाप मार दिया, इस प्रकार से क्या मार दिया, चाप, ठीक है। इतनी दूरी का एक क्या मार दिया, चाप मार दिया, क्योंकि ये जो उत्पन्न हो रही है इन कण से तरंगे, बिना कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगिकाएं। अब इनको मिला दीजिए, जब इन पर एक स्पर्श खींचेंगे तो डॉट डॉट में मिला देते हैं, आप उससे प्रकार से मिलाएंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर मैं मिलाऊंगा ऐसे वैसे तो मिलेगा नहीं, ठीक है नहीं। इस प्रकार से इनको मिला देते हैं, ऐसे करके। यानी जब आपस में जब मिलाते हैं तो आप देखेंगे एक और तरंगाग्र बन गया, इसे हम बोलते हैं
त्रितरंगाग्र, यानी कि तीसरा तरंगाग्र बन गया। ऐसे ही करके तरंगाग्र बनता जाता है, स्पर्श खींचते हैं। तो आप देखिए, अब आपको क्लियर हो रहा होगा किस प्रकार से मैं सभी कुछ बताया है कि पहला तो बताया था मैंने, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तरंगे उत्पन्न करते हैं। अब यही तरंगे तरंगाग्र रूप में आगे बढ़ती है, तरंगाग्र बन रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार से तो तरंगाग्र रूप में संचरित होता है। तीसरा, तरंगाग्र के प्रत्येक कंपन सदिश, प्रत्येक कण जो कंपन है, आप कण भी ले सकते हैं यहाँ पर, प्रत्येक कण क्या करता है, नई तरंग को उत्पन्न करता है। तो उसके स्पर्श जो खींचते हैं वही क्या होता है, नया तरंगाग्र बनता है, जिनको कहते हैं द्वितीय तरंगिकाएं बोलते हैं। इसलिए तो इस सिद्धांत को द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए, द्वितीय तरंगिकाएं मूल चाल से आगे बढ़ती, जितने समय में चली है यहाँ से उतना ही चाल तो होगा, सीधे की चाल तो वही है ना। टाइम कुछ भी हो सकता है, आपने बड़ा तरंगा बना दिया, छोटा बना दिया, तो टाइम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेम टाइम में लिया है उतना ही। ठीक है, तो ऐसे जब आगे बढ़ता है, ठीक है, द्वितीय तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्श तल नई तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी जितनी भी मैंने यहाँ बनाए हैं ये तरंगाग्र, नए तरंगाग्र हैं, इनको बोलते हैं हम द्वितीय तरंगाग्र। क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगाग्र। ये भी क्या है, नया तरंगाग्र तीसरा है, ये तृतीय है, ये दूसरा, ये तृतीय, ये पहला मूल तरंगाग्र। क्लियर। अब समझिए, जब यही तरंगाग्र जो है काफी अधिक दूरी तय कर लेता है, जब यही तरंगाग्र जो होते हैं काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं, आपने पढ़ा होगा समतल तरंगाग्र के बारे में, तो जब काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं ये तरंगाग्र, काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं ये तरंगाग्र यानी तरंगे, तो क्या होता है कि ये बना लेती हैं समतल तरंगाग्र। कैसे बना लेती हैं, फिर यहां पर बन जाता है समतल तरंगाग्र बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि देख लेता हूं एक बार। चलिए, दिखाई दे रहा है यहां पर देखिए, अब यही तरंगाग्र क्या बना लेते हैं, आगे समतल तरंगाग्र बना लेते हैं, क्योंकि जब ये बड़ा एरिया हो जाएगा तो आप इसका छोटा सा हिस्सा देखोगे वो समतल ही लगेगा। ठीक है, नहीं अगर आपको पृथ्वी की परिधि पर घुमाया जाए तो आपको क्या लगेगा कि आप वृत्ताकार में घूम रहे हो, नहीं, आपको लगेगा हम सीधे ही चल रहे हैं। ठीक है, नहीं, इस प्रकार से। तो ऐसे जब ये बड़ा हो जाता है तो अभी इनके लिए छोटा सा जो देखेंगे तो वो हमें सीधा लगेगा, जिसे बोलेंगे समतल तरंगाग्र। तो देखिए, इनके भी कण होते हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके भी यहाँ पर कण होते हैं, इनके भी क्या होते हैं भाई, कण होते हैं, इनके भी कण होते हैं। ये कण जब आगे बढ़ते हैं तो अगला तरंगाग्र बनाते हैं, ये अगला तरंगाग्र बनाएंगे। क्लियर। तो ये मान लीजिए CT1 चाप, CT1 चाप, इस प्रकार से हम मान लेते हैं CT1 चाप, CT1, इनको भी हमने स्पर्श रेखा से माना है, इस प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, नहीं और भी है जो यहाँ के कण जाएंगे आगे की तरफ, मान और भी कण होंगे इसके, तो वो भी CT1 चाप में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं इस प्रकार से मान लेते हैं, ग्राफ डायग्राम अच्छा लगे बस ऐसे बनाते हैं, तो इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा CT1 चाप में। तो सेम आप दे सकते हैं, जो तरंगाग्र आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तरंगाग्र आपके बन गए समतल तरंगाग्र। कौन से बन गए, समतल। मान लीजिए ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये तरंगाग्र हमने माने, इसको बोलते हैं समतल तरंगाग्र। क्या बोलते हैं इसको, समतल तरंगाग्र। आप लिख लीजिए यहाँ पर, इन्हें बोलते हैं समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र बोला जाता है। जब काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं, आप लिख देंगे बीच में यहाँ पर अधिक दूरी, अधिक दूरी तय करते हैं, यानी अधिक दूरी तय करते हैं, तब जो बनता है उसे बोलते हैं हम समतल तरंगाग्र बोलते हैं। तो ये है आपका द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्लियर स्टूडेंट। असफलताएं विफलताएं क्या हैं, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बता दी हैं आपको, आप यहाँ करके वहां पर देख सकते हैं कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है उसकी असफलताएं क्या हैं और इसकी विफलता मतलब जो सफलताएं क्या हैं, वो सब कुछ मैंने बता दिया। सफलताएं और विफलताओं के बारे में बता दिया है, कोई ज्यादा नहीं है, आप जाकर के परिकल्पनाओं में देख लीजिए, वही चीजें लिखी जाती हैं। अब देखिए, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हम अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, इनकी हम क्या करेंगे, हम इनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, नहीं इन घटनाओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बस ये था आपका द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि 1678 में हाइगेंस ने दिया था। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये प्रयोग है, यानी इसी मॉडल बोला जाता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल या प्रयोग क्या है, ठीक है नहीं। तो रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि 1911 में अपना एक मॉडल दिया था परमाणु से संबंधित। किससे संबंधित, परमाणु संबंधित। देखिए थॉमसन, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है नहीं,
डाल्टन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर के परमाणु मॉडल। तो ये पहले तो जो परमाणुवाद चल रहा था उसमें इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, उसी में हमारे रदरफोर्ड जी थे, उन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया था। तो ये 1911 की बात है। 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु से संबंधित अपना एक नियम दिया था। वो नियम क्या था, आज के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज के वीडियो में इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 1911 में रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल दिया गया, यानी दिया, जिससे उन्होंने परमाणु का अध्ययन किया था। यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन से उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। एक कण होता है अल्फा कण, ठीक है नहीं, क्या होता है, अल्फा कण, ठीक है नहीं। अल्फा कण प्रकीर्णन यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा कण जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है, एक तरह से हीलियम का नाभिक ही कहते हैं उसको। तो अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल दिया, जिससे उन्होंने परमाणु का अध्ययन किया था, परमाणु कैसा है अंदर से, किस प्रकार का है, उसका अध्ययन किया था 1911 में। ये रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर ही संभव कर पाया, यानी कि जो कुछ बताया वो इसी के आधार पर बताया, ठीक है नहीं। तो जो रदरफोर्ड जी थे उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया था वो था रेडियो एक्टिव पदार्थ। कौन सा था, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है नहीं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते क्या हैं। देखिए ऐसे पदार्थ जिनसे अल्फा कण और बीटा कण और गामा कण का क्या होता रहता है, उत्सर्जन होता रहता है, ठीक है नहीं। तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं हम रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, एक पदार्थ को प्रयोग में लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है नहीं। उन्होंने कौन से पदार्थ को प्रयोग में लिया था, वो था हमारा बिस्मिथ। कौन सा था, बिस्मिथ था, ठीक है नहीं। तो देखिए उन्होंने जो पदार्थ प्रयोग में लिया था कौन सा लिया था, बिस्मिथ लिया था। तो आपको पता होना चाहिए बिस्मिथ, बिस्मिथ और आपका पोलोनियम, पोलोनियम ये आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। पोलोनियम हो गया और यूरेनियम, यूरेनियम ये आपके क्या हैं, ये आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। क्या हैं, आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जो कि आपके क्या करते हैं, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण इन सभी को उत्सर्जित करते रहते हैं, ठीक है। तो इनमें से उन्होंने जो प्रयोग किया था वो कौन सा लिया था, बिस्मिथ लिया था। और बिस्मिथ का ही प्रयोग करके उन्होंने क्या किया था, अल्फा कण का प्रकीर्णन मॉडल दिया, ठीक है नहीं। देखिए अब बात आती है कि देखिए कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए प्रायोगिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या प्रायोगिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से इन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए थे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो समझिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे प्रायोगिक व्यवस्था। ये तो आपका इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इन्होंने जो पदार्थ प्रयोग में लिए थे। थोड़ा यहाँ पर देखिए प्रायोगिक व्यवस्था, आप हेडिंग लगाएंगे, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक व्यवस्था क्या थी, इस प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली। सोना जानते हो, सोना तो जानते हैं धातु होती है, महंगी धातु है, ठीक है नहीं। तो सोना की एक पन्नी ली थी, सोने की पन्नी। अब सोना को ही प्रयोग में क्यों लिया, क्योंकि एक सोना ऐसी धातु है जो तन्य ज्यादा है, यानी कि जिसको पतला किया जा सकता है काफी हद तक, ठीक है नहीं। इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी को ही प्रयोग में लिया, ठीक है नहीं, ली, जिसको जिंक के पर्दे से घेर कर रखा, जिंक का पर्दा को घेर से रखा। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बनना है वो यही है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है सोने की पन्नी। ये क्या है आपकी, ये आपकी सोने की पन्नी है। क्या है तुम्हारी, ये सोने की पन्नी है, इतना ध्यान रखना है। ये पतली पन्नी यहाँ पर रखी हुई है, और ये जो आपको साइड से दिखाई दे रहा है इसको बंद किया गया है, किससे, आपको रखा गया है, देखिए जिंक के पर्दे से। एक जिंक का एक पर्दा बना दिया गया है और इस प्रकार से जिंक के पर्दे से इसको घेर करके रखा गया है, ठीक है। जिंक के पर्दे से घेर करके रखा गया है। और फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ की मदद से, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ दिखाई दे रहा है, इसे बिस्मिथ प्रयोग किया था। 83 216 इसका परमाणु भार है और इसका परमाणु क्रमांक 83 है। तो बिस्मथ को इन्होंने प्रयोग में लिया, और ये एक भट्टी है, पूरा तो नहीं बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं, फिर भी इसी प्रकार से बना देंगे। परमाणु भट्टी है, इसके अंदर से इसको अल्फा कण को गुजारा गया था। ये आपको जो दिखाई दे रही हैं ये ईंट है, लेड ईंट होती हैं, लेड ईंट होती हैं, ठीक है नहीं, क्या होती हैं, लेड की ईंट होती हैं, जो भी क्या करती हैं, जो भी यहाँ पर अवशोषण करती हैं, मतलब यानी कि न्यूट्रॉन वगैरह जो भी कुछ निकलते हैं उनका थोड़ा सा अवशोषण कर लेती हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से।
तो लेड ईंट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। लेड ईंट को यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी दी है, यहाँ पर काफी जगह मैंने आपको दिखाई है, थोड़ी सी जगह को इन्होंने छोड़ा था और वहां से अल्फा कर को डाला गया था। किसको डाला? अल्फा कर को। तो यही है, इस प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली जिसको जिंक के पर्दे से घेर कर रखा गया और फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ की मदद से अल्फा कर की बौछार की। चित्रानुसार प्रायोगिक व्यवस्था निम्न है, आप देख सकते हैं, ये आपकी प्रायोगिक व्यवस्था है। क्लियर? तो इतना आपको क्या करना है, बनाना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम में भी। तो कुछ ज्यादा तो है नहीं लिखने के लिए भी, फिर भी आपको इसको एक बार तैयार करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, किताबी भाषा अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है नहीं। इसलिए अपने आधार पर इसको लिखना है। तो जिस प्रकार से आपने ये बनाया हुआ है उसी प्रकार से आपने यहाँ पे लिखा। प्रायोगिक व्यवस्था जो थी रदरफोर्ड ने दी थी, ये चित्रानुसार आपको दे सकते हैं। क्लियर? अब होता क्या है, अब देखिए, अब आपको हेडिंग लगानी पड़ेगी किसकी? प्रेक्षण की। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ एक प्रेक्षण की हेडिंग लगाएंगे। ये तो प्रायोगिक व्यवस्था हो गई। प्रेक्षण क्या किए थे इन्होंने, उनको देखेंगे। ठीक है नहीं, क्या क्या इन्होंने किया था, कितने कर डाले थे, तब जाकर क्या क्या मिला, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर प्रेक्षण हेडिंग लगा करके आगे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं इसके प्रेक्षण क्या थे। यानी कि रदरफोर्ड ने कुछ प्रेक्षण किए थे, कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन देखा, यानी कि किया। तो प्रेक्षण का मतलब होता है जैसे हम प्रयोग करते हैं तो कुछ करके देखते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने कुछ प्रेक्षण किए। उन्होंने क्या क्या प्रेक्षण किए उनको देखते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि क्या है, ये आपकी जिंक का पर्दा है, जिंक का पर्दा, ठीक है नहीं, जिंक का पर्दा है आपका। क्लियर? तो ये आपकी सोने की पन्नी है। जब यहां से क्या किया गया कि देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन ये था इनका कि जब 8,000, पहले इन्होंने क्या किया, 8,000 कणों यानी अल्फा कणों को 8,000 अल्फा कण सोने की पतली पन्नी पर डाले गए तो अधिकांश अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल गए। यानी इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या किया कि जब 8,000 अल्फा कणों को जब इन्होंने डाला तो कुछ अधिकांश जो भी थे वो कैसे निकल गए, यानी कि सीधे के सीधे निकल गए। कहने का मतलब यह है कि जहां से अधिकांश जो कण थे, वो कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। ठीक है नहीं, अधिकांश से अधिकांश कण जो थे वो सीधे निकल गए। और इसका पता कैसे लगा रहे थे, यहाँ पर जो जिंक की आपको पर्दा दिखाई दे रही है, इस पर जाकर के क्या होता था, यानी कि अटैक होता था तो यहाँ एक निशान बन जाता था। ठीक है नहीं, यहाँ पे क्या बनता था, एक निशान बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकांश जो थे वो सीधे निकल गए और जाकर के तब इन्होंने देखा कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस सोने की पन्नी से अधिकांश कण बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से अधिकांश जगह इसके अंदर खाली है। क्या है, खाली जगह होगी तभी तो निकलेगा कोई इंसान सीधा एकदम। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब यह कि ये इसके अंदर, अब देखिए, सोने की पन्नी को इतना पतला कर दिया था, केवल एक परमाणु की परत ही रह गई थी, इसलिए। ठीक है नहीं, तो इतना पतला कर दिया था। तो यहाँ परमाणु थे, तो इसका मतलब इन्होंने समझा कि यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खाली है। क्योंकि जब 8,000 कणों को सोने की पन्नी पर डाला गया तो अधिकांश कण जो थे वो सीधे के सीधे निकल गए, परंतु सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 90% आपके कण जो थे अल्फा कण वो कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। क्लियर? अब देखिए आपको, और दूसरा इनका प्रेक्षण क्या देखा इन्होंने कि जब इन्होंने जो 8,000 कण डाले थे उसमें से 8-10 कण जो थे वो कैसे थे, सोने की पन्नी से 90 डिग्री के कोण पर क्या हुए थे, विक्षेपित हुए। 90 डिग्री के, यानी कि 90 पर मुड़ गए थे, कहने का मतलब समझिए। पहले तो आपका देखिए, ये जो थे 90% जो कण थे वो कैसे निकल गए, अल्फा कण जो 90% कण थे वो कैसे निकल गए, अधिकांश सीधे निकल गए। कुछ जो थे वो 90 डिग्री पर मुड़ गए थे, इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से 90 डिग्री पर मुड़ गए थे यहाँ पर। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से कुछ कण जो थे वो 90 डिग्री पर आपको देखने के लिए मिले, यहाँ पर कण स्फोट हुआ। ठीक है, 90 डिग्री पर। तो आप देखेंगे इस प्रकार से गए और 90 पर चले गए, यानी कि इस प्रकार से गए और 90 पर चले गए। और कुछ इसमें से क्या हो गए थे, वो इस प्रकार से निकले हुए थे, ऐसे करके। ठीक है नहीं, इस प्रकार से कुछ कोण पर और गए थे, इस प्रकार से निकल करके। ठीक है नहीं, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब जैसे ही अल्फा कण को यहाँ से डाला गया तो अधिकांश कण अधिकांश जो कण थे सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। अधिकांश, अधिक से अधिक कण कुछ कोण पर विक्षेपित हुए थोड़े से, और कुछ जो कोण थे वो 90 डिग्री पर विक्षेपित हुए। कितने पर हुए, 90 डिग्री पर। कितने पर हुए थे, 90 डिग्री पर विक्षेपित हो गए थे। और कुछ जो थे वो 180 पर। इसका मतलब यह कि ये 8,000, तीसरा प्रेक्षण इनका ये था कि जब 8,000 अल्फा कण
जब डाले गए थे तो उनमें से केवल एक कण ही 180 के कोण पर विक्षेपित हुआ था। कहने का मतलब यह है कि जिस कोण से ऐसे गया उसी कोण से वापस लौट आया। क्लियर? जिस कोण से गया उसी कोण से वापस लौट आया। इसका मतलब 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ था। 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ था स्टूडेंट। तो यानी कि एक मतलब 8000 कणों को जब भेजा गया था, इस पन्नी पर डाला गया, तो उसमें से अधिकांश कण तो सीधे निकल गए। 90% जो कण थे अल्फा कण वो सीधे ही चले गए। ज्यादातर स्पोर्ट यही देखने के लिए मिला सीधा एकदम। क्लियर? और बाकी जो कुछ जो थे वो कुछ थीटा कोण पर मुड़ गए और कुछ जो थे वो 90 डिग्री कोण पर मुड़ गए। यानी कि 8-10 ही कण जो ऐसे थे वो 90 डिग्री पर मुड़े। कितने वो मुड़े? 90 डिग्री पर मुड़े। इसका मतलब यह है कि जो 90 डिग्री पर मुड़े हैं, तो इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए अब ये अल्फा कण कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा कण कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि जब पॉजिटिव को कोई पॉजिटिव प्रतिकर्षण कर रहा है, आप देखिए जो कुछ सीधे निकल रहे हैं और कुछ जो हैं आपके मुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई इसको प्रतिकर्षण कर रहा है अल्फा कण को। तो इन्होंने बताया कि इसके अंदर कुछ तो है जो इसको प्रतिकर्षण कर रहा है, और प्रतिकर्षण वही कर सकता है क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव होता है। इस कारण से उन्होंने बताया इसके अंदर कोई धनात्मक कोई चीज है, यानी धनावेशित है, जिससे ये क्या हो रहा है? कण जो है क्या हो रहे हैं? विक्षेपित हो रहे हैं। ठीक है नहीं? थीटा कोण पर। और जो 90 डिग्री पर हुए हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार अब 90 डिग्री पर जो हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि 90 डिग्री पर हुए हैं तो वो अब उसके ज्यादा पास में पहुंच गया। इसका मतलब है कि छोटे से भाग में कोई ना कोई चीज उपस्थित है। जो कण 90 डिग्री पर हो रहे हैं, इसका मतलब छोटे से भाग में ही जो धनावेश है वो उपस्थित है। क्लियर? और एक जो लास्ट में इन्होंने देखा कि एक कण केवल वापस लौट के आया, तो इन्होंने देखा कि एक कण जब वापस आ रहा है, इसका मतलब यह कि जिस डायरेक्शन में जो कण गया था उस डायरेक्शन में एक छोटा सा जो केंद्र है उसे हम नाभिक कहते हैं। तभी तो इन्होंने रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। किसने की थी? नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। तो यानी कि इसका मतलब एक कण जो गया वापस लौट गया, इसका मतलब यह परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहां पर है? नाभिक के अंदर है। नाभिक के अंदर है, और जो नाभिक है वो धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित। तभी तो अल्फाकार प्रतिकर्षण हो रहे थे। समझ आया कि नहीं आया? तो ये इनके प्रेक्षण थे। क्या था पहला प्रेक्षण? पहला प्रेक्षण ये था जब 8000 अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी पर डाला गया तो अधिकांश 90% कण सीधे ही निकल गए। इसका मतलब ये है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। कैसा है? खाली है। दूसरा उन्होंने क्या दिखा कि जो 8000 कण डाले गए उसमें से 8 से 10 कण जो थे वो क्या हुए? 90 डिग्री पर विक्षेपित हुए। इसका मतलब ये है कि परमाणु का जो केंद्र है जो यहाँ पर समाहित है वो छोटे से भाग में है। कहां पर है? छोटे से भाग में है। परंतु ध्यान रखना वो कैसा है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक है नहीं? क्योंकि विक्षेपित कर रहा है इसलिए। और एक कण जब वापस लौट के आया तो उन्होंने कहा कि बस यही क्या है? नाभिक है। कि परमाणु के केंद्र में एक परमाणु जो होता है उसका एक नाभिक भी होता है, यानी जिसे केंद्र बोलते हैं परमाणु का, और जिसका समस्त द्रव्यमान कहां होता है? नाभिक में उपस्थित होता है। तो ये इनके प्रेक्षण थे। अब इसी प्रेक्षण के आधार पर इन्होंने क्या दिया था? अपना एक मॉडल दे दिया, और इन्होंने निष्कर्ष क्या निकला, चलिए वो यहां पर हम देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला था। तो पहला निष्कर्ष जो निकला था उसे हम यहाँ पर नोट करते हैं, और दूसरा निष्कर्ष क्या था वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं। पहला निष्कर्ष तो यही निकला था कि अधिकांश परमाणु का भाग कैसा है? खाली है। पहला कैसा है? खाली है। दूसरा कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है छोटे से नाभिक में है। कहां पर? एक छोटे से नाभिक में है, यानी कि एक छोटी सी जगह में उपस्थित है, जिसे हम केंद्र कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है नहीं? और उन्होंने बताया कि परमाणु का जो नाभिक है वो कैसा है? धनावेशित है। कैसा है? धनावेशित। ये इनके प्रेक्षण के बाद जो निष्कर्ष थे वो थे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट इसके जो निष्कर्ष हैं वो भी लिख लीजिए, जो कि आपको लिखना है हेडिंग बना करके इस प्रकार से। तो हमने बताया था जिस प्रकार से उसी प्रकार से इस डायग्राम को और बना देंगे। ठीक है नहीं? तो पहला निष्कर्ष ये निकला था कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खाली है। पहला कैसा निकला था? यानी कि खाली है, क्योंकि भाई जब 90% कण जो है वो सीधे निकल गए तो उसका मतलब पूरा का पूरा खाली ही है। ठीक है नहीं? तो दूसरा और क्या था? तो इन्होंने जो दूसरा जो अपना बताया था निष्कर्ष वो क्या निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश परमाणु के एक सूक्ष्म भाग केंद्र में स्थित होता है। कहां होता है? एक छोटे से भाग में स्थित होता है। क्योंकि इन्होंने देखा था कि जब कुछ कण जो थे वो थीटा कोण पर मुड़ रहे हैं, कुछ 90 कोण पर मुड़ रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल नाभिक के पास में पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब परमाणु जितना भी भार जो होता है, द्रव्यमान होता है, वो कहाँ होता है? नाभिक में ही उपस्थित होता है। ठीक है, नहीं तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश परमाणु के एक सूक्ष्म भाग केंद्र में स्थित होता है। क्लियर। तीसरा निष्कर्ष इनका क्या था कि परमाणु के उस सूक्ष्म भाग को ही हम नाभिक कहते हैं जिसमें वो द्रव्यमान उपस्थित होता है। जो छोटा सा द्रव्यमान है, परमाणु का पूरा जो द्रव्यमान है, पूरा का पूरा जो धनावेश है, वो कहाँ उपस्थित होता है? नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के कहाँ होता है? नाभिक में उपस्थित होता है, जिसको इन्होंने नाभिक नाम दिया था। यह ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। किसने की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। ये इसका डायग्राम है दिखाया, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अधिकांश जो 90% कण थे वो सीधे निकल गए, कुछ कोण थीटा कोण विकसित हो गए, और यहाँ पर वही कोण, कुछ कोण ऐसे भी थे जो यहाँ पर 180 डिग्री पर लौट करके आए थे। कितने पर आए थे? 180 डिग्री पर लौट करके आए थे। ये आपकी सोने की पन्नी है जिस पर ये अल्फा कण प्रकीर्णन डाला जा रहा है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से डाला जा रहा है। ये प्रायोगिक व्यवस्था थी, ये मैंने आपको इस प्रकार से दिखा दिया है। इसको आपको इस प्रकार से बनाना है बोर्ड के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझाया गया है, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। ठीक है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताया गया है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये जो टॉपिक है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है नहीं, तो इसमें मैंने जो कुछ भी बताया है निष्कर्ष से लेकर के, जिस प्रकार से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया है, पहले मैंने इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, 1911 में ये मॉडल दिया गया था। उसके बाद मैंने प्रायोगिक व्यवस्था को समझाया, उसके बाद मैंने प्रेक्षण दिए। तो इसी प्रकार से हेडिंग बना करके आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, जो भी प्रेक्षण किए थे वो सारे कुछ मैंने बता दिए हैं, और जो कुछ भी इनके निष्कर्ष निकल के आए वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ऐसा ही कि ऐसा बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो ये थे आपके निष्कर्ष। तो उम्मीद करते स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ये भी डायग्राम आपको बनाना है, ये भी डायग्राम आपको बनाना है, और ये भी आपको बनाना है। ये दोनों के दोनों ही आपको डायग्राम बनाने होंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।